राम राम जी सारिया ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर तो स्वागत करूं। तो भाई आज की वीडियो के अंदर आप ही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोगों की जो आगे एग्जाम होना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके अंदर है करीबन 50 नंबर की जीके आएगी आपकी, 50 नंबर की इंडिया जीके आएगी। ठीक है, तो आप ही आज की वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी इंडिया जीके के क्वेश्चन आए हुए थे वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो के अंदर आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करवाने का काम है करवाया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न क्या, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगस्थनीज, फहायान, हवेन सांग, अल ब्रूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम है प्रयुक्त किया गया था। यानी कि आप लोगों को पता है जैसे प्राचीन काल में है, जैसे पुराना जिस टाइम जो इतिहास था तो उसके अंदर ये मेगस्थनीज था, फहायान था, आप लोगों को इनके नाम से पता लगने लग रहा है भाई सारे के सारे विदेशी परिंदे थे, ये भारत के अंदर आए थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या है, इन्होंने भारतीय व्यापारियों के लिए है एक नाम का प्रयोग किया। भारतीय जो भी व्यापारी थे वो भारत के व्यापार के अंदर जो भी योगदान करने लग रहे थे उसके लिए इन्होंने एक नाम का प्रयोग किया था। तो वो नाम पूछे भाई इन्होंने भारतीय व्यापारियों के जितने भी विदेशी परिंदे थे इन्होंने भारतीय व्यापारियों के लिए किस नाम का प्रयोग कराया, तो इन्होंने सुवर्ण भूमि नाम का प्रयोग किया है ये। ठीक है, एसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर ये प्रश्न आया हुआ था। साथ के साथ आपसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या पूछा जा सकता है, और जैसे ये पूछा जाता है जो मेगस्थनीज है, ये मेगस्थनीज है, इसकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है क्या है, तो इंडिका। इंडिका ये मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है, इसको नोट कर लेना। प्रश्न पूछ आता है कि भाई इंडिका है वो किसके द्वारा लिखी गई है, मेगस्थनीज के द्वारा आपकी इंडिका नामक पुस्तक वो आपकी मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। हवेन सांग के द्वारा लिखी गई है सीयू की, ये भी प्रश्न आता है सीयू की जो पुस्तक हो किसके द्वारा लिखी गई है, हवेन स्वांग के द्वारा आपकी सीयू की पुस्तक लिखी गई। अल ब्रूनी के द्वारा किताब उल हिंद, किताब उल हिंद है वो किसके द्वारा लिखी गई है, अल ब्रूनी के द्वारा है किताब उल हिंद। इनका नाम याद कर लेना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इब्न बतूता के द्वारा रिहला पूछी जाती है, इब्न बतूता के द्वारा कौन सी लिखी गई है, रिहला है, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता के द्वारा है लिखी गई है। ये पुस्तकें भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइडेस्पिस की लड़ाई में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी। जो हाइडेस्पिस का जो युद्ध था आप लोगों को पता होगा सिकंदर और पोरस के बीच में है, हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या था, जो सिकंदर था, सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए निकला था। ऐसे बोला भाई मैं तो सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा, पूरी धरती के ऊपर मुझे अपना शासन है कायम करना है। ठीक है, लेकिन जो हाइडेस्पिस का जो युद्ध था, हाइडेस्पिस क्या है, एक जगह है। ठीक है, पंजाब क्षेत्र के अंदर जो झेलम नदी के जो तट पर, जो पंजाब के अंदर जो झेलम नदी है, झेलम नदी के तट के ऊपर है ये जगह है, इसलिए यहाँ पर इसको हाइडेस्पिस के नाम से जाना जाता है। और इस जगह के ऊपर ही आपका हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अंदर ये सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। सिकंदर की सेना है झेलम नदी को पार करने से मना करके बोले हम थक गए, मारा कोनी, और बस की बात गोड्डे गाड्डे लागे दुखण मार पर कोनी नदी पार हुआ, तना तो बैंस दिया, तना तो लठ दे रखा मारा, जीतो 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 जीतो, तेरा चाह का चक्कर में पूरी दुनिया जितनी मारी तो इसी तीसी हो रही है, तो नाट क्यों सैनिक नदी पार करना था। इस कारण तो बेचारा सिकंदर है, नहीं सिकंदर पूरी धरती पर शासन करता, उसकी सेना उसका साथ देना तो नाट की नहीं, मतलब पाड़ देना फिल्टर सब कहेगी। अगला देखो क्या, सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध, जो सेल्यूकस था उसने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ है लड़ाई लड़ी थी। जो सेल्यूसिड जो मौर्य युद्ध हुआ था उसके अंदर है सेल्यूकस ने किस मौर्य शासक के खिलाफ है लड़ाई लड़ी थी। सीजीएल 2022 के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर ये प्रश्न आया हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ है सेल्यूकस ने लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध प्रश्न पूछा जा सकता है कब से कब तक हुआ था, 305 से 303 ईस्वी के बीच में है। 305 से 303 ईस्वी पूर्व आपका सेल्यूसिड मौर्य युद्ध हुआ था, और इसके अंदर है सेल्यूकस ने आपका चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके खिलाफ है युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्या, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों की खोज स्थल नहीं है। जो अशोक के छोटे छोटे, लघु का मतलब क्या हो गया, अशोक के छोटे छोटे, शिलालेख का मतलब क्या, शिला का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पत्थर के ऊपर जो अशोक ने जो भी लेख लिख रखे थे ना वो अलग अलग लेख हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं। लेकिन इसने पूछा कर्नाटक के अंदर भी है उसके अलग अलग जो लघु शिलालेख यानी कि छोटे छोटे पत्थर के ऊपर लेख है, तो उन्होंने पूछा इसके अंदर से कौन सा है वो अशोक के लघु शिलालेख का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जो अशोक के लघु शिलालेख के उसके अंदर शुमार नहीं है, तो रूपनाथी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी के तीनों ब्रह्मगिरी, गावी मठो और मस्की, तीनों के तीनों जगह है ऐसी जगह है जहां पर आपके अशोक के शिलालेख हैं मिलते हैं। आगे बात सुनो, तीनों के तीनों जगह का नाम आपको याद रखना, और तीनों की तीनों जगह आपकी कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, संविधान की जो मसौदा समिति यानी कि जिसने संविधान का सारा मसौदा तैयार कराया था, तो जो संविधान की जो मसौदा समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न पूछा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से किसने करी थी। तो ये आप लोगों को बताना है। तो देखो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, उन्होंने संविधान की मसौदा जो समिति थी जिसने सारा संविधान का मसौदा तैयार किया, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 25 नवंबर 1949 इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को याद कर लेना। 25 नवंबर 1949 को है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने भारतीय संविधान का है अंतिम प्रारूप है, मतलब उनको पेश कर दिया गया था किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा है। अपने जो पहले फर्स्ट राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद जी को है पेश कर दिया गया था 25 नवंबर 1949 को। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या, भारतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ये तो थी मसौदा समिति, दोनों अलग अलग है। मसौदा समिति की किसने करी थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब प्रांतीय संविधान समिति है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने है प्रांतीय जो आपकी संविधान समिति थी उसकी है अध्यक्षता करी थी भाई। ठीक है, जो टोटल जो संविधान के अंदर जो समितियां थी, संविधान का जिस टाइम निर्माण कार्य चलने लग रहा था, ठीक है, तो उस टाइम संविधान के अंदर टोटल कितनी समितियां थी, प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो टोटल है संविधान के अंदर 13 समितियां थी। ठीक है, जिस टाइम संविधान का निर्माण होने लग रहा था, इसके अंदर से 13 के अंदर से जो 8 थी, 8 तो थी इंपॉर्टेंट समितियां। ठीक है, बाकी की जो 5 बच गई थी वो 9 थी काम चलाओ सी टेम्परेरी। तो जो 8 थी उन 8 प्रमुख समितियों के नाम है आप लोगों को याद रखना, जिसके अंदर से आपकी 2 होगी मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और आपकी प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इन दोनों के नाम आप लोगों को याद रखने। अगला के भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता है प्रदान की जाती है। नागरिकता मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारत के संविधान के द्वारा है एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के अंदर क्या है, एकल नागरिकता ही प्रदान की जाती है। मतलब कि आपको मतलब कि पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही नागरिकता भाई इंडियन होना चाहिए। कोई ये नहीं है भाई हरियाणा का तो हरियाणवी होना चाहिए, दिल्ली का तो दिल्ली है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही नागरिकता है, यानी कि एक इंडियन व्यक्ति होना चाहिए। अगला क्या, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई। अब जो एकल नागरिकता है, ये जो सिद्धांत है भारत के संविधान के अंदर, ये कहां से शामिल किया गया है, मतलब किस देश के संविधान से ये एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है लिया गया। तो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाए, यूके। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, अपना उत्तराखंड भी बोलते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम है, यहां से है आपका एकल नागरिकता की जो अवधारणा हो कहां से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से आपकी एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। अगला क्या, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार है किस देश के संविधान से लिया गया है। भाई संसद के भाई 2 सदन होंगे, ये चीज है कौन से देश के संविधान से है, भारत के संविधान के अंदर है ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, ब्रिटेन का जो संविधान है उससे क्या चीज ली गई है, द्विसदनीय संसद होगी। भाई संसद के 2 सदन होंगे, एक उच्चतर और एक आपका जो दूसरा है वो। ठीक है, तो 2 सदन होंगे आपके, कौन कौन से, उच्चतर और दूसरा, यानी कि जो भारत के संविधान के अंदर द्विसदनीय संसद व्यवस्था कहां से ली गई है, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन से है वो आपकी ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम से क्या ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत पूछ ले तो वो कहां से लिए गए, आयरिश जो आपका संविधान उससे क्या लिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत पूछ लिया जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से आपके क्या लिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। अगला देखो बेटा, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ। जो गंगा नदी का जो मैदान है वो आपका किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है भाई। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, और रुक जाओ गलत प्रश्न, गंगा का मैदान है किन 2 नदियों के बीच में फैला, घग्गर और तीस्ता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में आपका गंगा नदी का मैदान है फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या, कौन सा नदी बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एसएससी के अंदर, जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा है जिसका लगभग 80% जो क्षेत्र हो महाराष्ट्र के अंदर जो स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, तापी बेसिन। जो तापी जो बेसिन है तापी नदी का जो बेसिन है वो कहां पर है, दक्कन के पठार के ऊपर स्थित है। पहली चीज तो ये चीज याद रखना, कहां पर है, दक्कन का जो पठार है उसके ऊपर है आपका क्या है, तापी जो नदी है उसका बेसिन है स्थित है। और इसका जो 80% जो बेसिन हो कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर इसका 80% बेसिन है आपका स्थित है। ठीक
ठीक है। और नर्मदा बेसिन भी पूछा जाता है, कृष्णा बेसिन भी पूछा जाता है। अगर कृष्णा बेसिन पूछ लिया जाए तो कृष्णा बेसिन आपका कहां पर होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीनों राज्यों के अंदर आता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों को कवर करता है कृष्णा नदी का बेसिन, ठीक है। नर्मदा नदी का पूछ लिया, नर्मदा नदी का ओनली मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पार्ट होता है, इसका मध्य प्रदेश के अंदर करीबन 85-86% पार्ट होता है नर्मदा नदी का। गोदावरी का पूछ ले, गोदावरी का भी महाराष्ट्र के लगभग 46-47% के आसपास है, महाराष्ट्र के इसके अंदर आता है इसका गोदावरी का भी बेसिन, ठीक है भाई। अगला देखो, अगला भारत में दिहांग किस नदी को कहा जाता है, किस नदी को है दिहांग के नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर बताओ भाई फटाफट से, क्या आएगा। तो भारत के अंदर जो दिहांग है वो आपका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को है दिहांग के नाम से है भारत के अंदर जाना जाता है, ठीक है। इसके संबंधित एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग। इसको याद रख लेना, तिब्बत के अंदर है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग। आ जाए यारलुंग लुंग करें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, सियांग या दिहांग। अरुणाचल प्रदेश कहां पर आ गया आपका, इंडिया के अंदर आ गया, ठीक है। सियांग या दिहांग नाम से कहां पर जाना जाता है इसको, अरुणाचल प्रदेश यानी कि इंडिया के अंदर इसको जाना जाता है। असम के अंदर इसे लुइट, असम के अंदर किस नाम से जाना जाता है, लुइट या दिलाओ के नाम से इसको जाना जाता है, लुइट या दिलाओ के नाम से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है। मान लो कोई भी ऊपर नदी से है, नदी कोई भी नदी बहने लग रही है और ऊपर से नीचे की तरफ बहने लग रही है, यानी कि आपके मैदान है जो भी आपकी मिट्टी को काटते हुए पानी आने लग रहा है, तो किस प्रकार के अपभ्रंश है उसके भूभाग का निर्माण करता है, प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मैदान का है वो निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण क्या हो सकता है, यानी सरकार के पास अगर वित्तीय अनुशासन, यानी कि वित्तीय अनुशासन की कमी का मतलब क्या है, मतलब जो भी आप खर्चा वगैरह करते हो, जो भी आप खर्चा करोगे, जैसे सरकार आपने बना ली, उसका एक बजट होता है, फिक्स बजट होता है, लेकिन अगर उस बजट के हिसाब से अगर उसको खर्च ना करें, ठीक है, मतलब कि वित्तीय अनुशासन का कहने का मतलब क्या है, मतलब उसको बजट के हिसाब से खर्च ना करके उसे बेतुके तरीके से, मतलब मनमाने तरीके से उसको अगर आप लोग खर्च करोगे तो उसको बोलते हैं वित्तीय अनुशासन। और इसकी कमी से है क्या हो सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि अतिरिक्त व्यय और मुद्रास्फीति। अतिरिक्त व्यय का मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा खर्चा। व्यय का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा खर्चा है वो किसकी वजह से होगा, आपका वित्तीय अनुशासन की वजह से होगा, वित्तीय अनुशासन की कमी। और मुद्रास्फीति का मतलब है आपकी जो वैल्यू है पैसे की वो आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है, यानी पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन होने लग रहा है, दोहन का मतलब गलत तरीके से उनका यूज होने लग रहा है, इससे जो लागत होती है उसको समायोजित करने के लिए उस जो जीडीपी होती है उस जीडीपी को क्या कहा जाता है, तो उसको ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन जीडीपी के नाम से उसे जाना जाता है, हरित सकल घरेलू उत्पाद। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है, हरित सकल घरेलू उत्पाद के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्या है, उपादान भुगतान प्रवाह के निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है, मतलब कि कौन सी चीज है जो राष्ट्रीय जो आय है आपकी उसका अनुमान लगाने के अंदर है, मेन जो आधार है, मेन बेस है, बनती है। तो आय वितरण कोण, आय नहीं गलत टाइप हो रहा है, आय आएगा, आय यानी कि जो इनकम का जो वितरण का जो कोण है वो उसका मेन आधार है, बनता है। अगला देखो, अगला क्या है, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान किसका एक उदाहरण है। भाई सरकार अगर आपके ऋण का भुगतान करने लग रही है तो ये किस चीज का उदाहरण है, भाई एक क्या चीज है, ये किस चीज का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीगत व्यय। पूंजी का व्यय करना, पूंजी का खर्चा करना, इसको बोलते हैं सरकार द्वारा ऋण का वो करना। अगला क्या है, खालिस्तान करों में से एक है, मतलब खालिस्तान भरना आपको, खालिस्तान मतलब इनमें से कौन सा, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा करों में से एक है जिसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए कानूनी रूप से लगाया गया है, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर यह कर लगाया गया है उसका प्रभाव उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा कर है, तो ये प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर है वो ऐसा है जिसका प्रभाव है उसी व्यक्ति पर पड़ेगा जिसके ऊपर वो लगाया गया। अगला क्या है, यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ है और विदेशों से शुद्ध घटक आय 2,000 करोड़ है तो घरेलू आय क्या होगी, ये प्रश्न पूछा गया। तो घरेलू आय आपकी क्या आएगी, घरेलू आय होती क्या, राष्ट्रीय जो आय होती है वो किसके बराबर होती है, आपकी घरेलू आय प्लस में विदेश
से जो आपकी आय होती है, विदेश से जो आय होती है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है? आपकी राष्ट्रीय आय बनती है। तो घरेलू आय आप लोगों को निकालनी है, राष्ट्रीय आय आप लोगों को दे रखी है 10,000 करोड़, ठीक है। और जो शुद्ध घटक है विदेशों से जो आय होती है क्या दे रखी है? 2,000 करोड़। तो 2,000 करोड़ 10,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ अगर आप लोग घटा दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 8,000 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्या? राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है? जो आपकी राष्ट्रीय आय है, आप ये अगर उसकी गणना करते हैं तो किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य वर्धित जो विधि है इसको औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से आपका जाना जाता है। अगला क्या है? किसी वस्तु का ऊपर और नीचे उठना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना सभी किस गति के उदाहरण है? ये साइंस का प्रश्न है। तो किसी वस्तु का ऊपर से नीचे उठना, ठीक है, कोई भी जैसे सेना की परेड है, इसके अंदर किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना या उठना, तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं ये आपकी किस चीज की, मतलब कि कौन सी गति के उदाहरण है? ये प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी मैंने उदाहरण दिए हैं अभी, ये आपके किस गति के उदाहरण है? ये प्रश्न बताता। ऋजु रेखीय गति, आवर्त गति, घूर्णन गति या दोलन गति? आप लोगों को बताना इन चारों के अंदर से कौन सी गति का ये आपका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति कौन सी होती है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन है या आपका ऋजु रेखीय गति को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? दिया गया समीकरण किस संबंध का वर्णन करता है? जो ये आपको इक्वेशन दे रखी है ये किस संबंध का, यानी कि कौन सी दो चीजों के संबंध को है दर्शाता है? ये प्रश्न पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, स्थिति और समय यानी कि पोजीशन टाइम का है रिलेशन दिखाता है। अगला क्या? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान कीजिए। दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर जो ज्ञात करते हैं उसका सही सूत्र क्या हो जाएगा आपका? V = W/m/Q, ठीक है भाई। W यानी कि वर्क डन, Q मतलब कि आपकी जो भी एनर्जी। अगला क्या? जल विद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइन पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। प्रभा इनके सॉफ्ट को घुमाने के से पानी की स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? जो आपकी जो टरबाइन है, प्रभा नहीं आएगा, टरबाइन आएगा यहाँ पर। टरबाइन के जो सॉफ्ट को अलाने से है, जो सॉफ्ट होता है उसका शाफ्ट होता है, उसको घुमाने से जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज का मतलब जो आपकी जो बैठी हुई ऊर्जा होती है, ठीक है, वो किस ऊर्जा के अंदर आपकी परिवर्तित हो जाती है? ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आपकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा के अंदर, आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर है परिवर्तित हो जाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? यानी कि जो काम करते, कोई भी वर्क करते हैं उसकी जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई ये थे भाई आज की वीडियो के अंदर आपके इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। आप लोगों को अगर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो @J T छोटे अक्षरों में ARGET। सारे राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खेच जाओ फटाफट।